ये कहानी शुरू होती है बोर्ड एग्जाम के आखिरी 30 दिनों से। मेरी आंखों के सामने मेरा स्कोर था, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं थे। मैंने देखा कि अगर मैं एक भी पेपर सॉल्व करता तो नंबर 10 घट जाते, और अगर मैं क्लास बंक करके आवारागर्दी करता तो नंबर 10 बढ़ जाते। पिछली बार मैं इसी झांसे में आ गया था। पूरे महीने जी जान लगाकर मैंने अपने सिर पर लिखे उस नंबर को 710 तक पहुंचा दिया, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया मेरे असली नंबर सिर्फ 40 थे, और वो 710 नंबर वो मेरे छोटे भाई शेन जिनझो की मार्कशीट पर चमक रहे थे। मम्मी पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे बेघर करके एक फैक्ट्री में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसी रात कुछ गुंडों ने मुझे गली में घेरकर इतना मारा कि मेरी जान निकल गई। मरते मरते मैंने अपने भाई की वो कमीनी हंसी सुनी। वो कह रहा था, बचपन से मुझसे आगे रहने का बड़ा शौक था ना, देख लिया इन नंबरों के चक्कर में कैसा फंस गया। तब मुझे समझ आया कि मेरे सिर पर जो नंबर दिख रहे थे वो मेरा भाई कंट्रोल कर रहा था। पर किस्मत ने पलटी मारी। जब मेरी आँख खुली तो मैं एग्जाम से ठीक एक महीने पहले वाले दिन खड़ा था। मेरे सिर पर लाल रंग में 600 चमक रहा था। जिनझो मेरे पास आया और बड़े प्यार से बोला, भैया चलो न साथ में पेपर सॉल्व करते हैं। मैंने उसका दिया हुआ पेपर पकड़ा और सीधे जलती हुई अंगीठी में फेंक दिया। चेहरे पर चिड़चिड़ापन लाते हुए बोला, अबे अब क्या खाक पढ़ाई होगी, मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ गेम खेलने। तभी मेरे सिर पर लिखा स्कोर तुरंत 10 नंबर बढ़ गया। जिनझो ने ऊपर से तो दुख जताया, पर पीछे मुड़ते ही उसके चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान थी। उसे क्या पता कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि वो फिर पीछे पड़ गया। कहने लगा, चलो टीचर के पास ट्यूशन चलते हैं। मैंने उसका हाथ झटक दिया। ये वही सब बातें थी जो उसने पिछली बार कही थी। वो मुझे चेक कर रहा था कि मैं अभी भी उन नंबरों पर यकीन करता हूँ या नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए कहा, देख भाई, मैं न भी पढ़ूं ना, तब भी तुझसे ज्यादा ही लाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ चला गया, पर उसे नहीं पता था कि इस बार धोखा वो खाने वाला है। जैसे ही मैं कमरे में घुसा मेरा स्कोर 620 हो गया। मैंने फटाफट दरवाजा लॉक किया और जैसे ही किताब खोली नंबर तेजी से गिरने लगे। एक चैप्टर खत्म होते होते स्कोर 580 पर आ गया। तभी मैंने वो जासूसी वाला ऐप खोला जो मैंने जिनझो के फोन में छिपा रखा था। वो अपने कमरे में घबराहट में टहल रहा था। उसने किसी से फोन पर पूछा, ये भैया के नंबर गिर क्यों रहे हैं? वो तो बोल रहा था कि नहीं पड़ेगा। क्या वो चोरी छिपे पढ़ाई कर रहा है? तभी एक मशीनी आवाज गूंजी, घबरा मत, अगर उसके नंबर 500 से नीचे गिरे तो सिस्टम उसे नियम तोड़ने का दोषी मानेगा और वो वही ढेर हो जाएगा। अगर वो पढ़ने की कोशिश करेगा तो अपनी मौत को दावत देगा। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए और वो कमीना भाई हंसते हुए बोला, फिर तो मरने 2 साले को। मेरी दिमागी हालत खराब कर रखी थी उसने। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पढ़ाई मतलब मौत। मैंने घंटों अलग अलग तरीके आजमाए, पर जैसे ही दिमाग में पढ़ाई की बात आती नंबर गिरने लगते। जब स्कोर 500 की डेंजर लाइन पर पहुंचकर लाल बत्ती की तरह जलने लगा तो मैं पागलों की तरह घर से बाहर भागा और एक बार में जाकर घुस गया। जब पूरी रात डांस फ्लोर पर झूमने के बाद स्कोर वापस 630 पहुंचा, तब जाकर मेरी जान में जान आई। उधर स्क्रीन पर जिनझो तंज कसते हुए बोला, मुझे पता था ये बेवकूफ है, नंबर बढ़ते देख पागल हो गया होगा, इसे ऐश करने दो, आखिर में ये सारे नंबर मेरे ही तो होने वाले हैं। मैंने फोन बंद किया और दीवार पर लिखे मैथ्स के फॉर्मूलों को देखते हुए मुस्कुराया। वो बेवकूफ समझ रहा था कि मैं नाच रहा हूँ, जबकि मैंने बार के उस केबिन की छतों और दीवारों को फॉर्मूलों से भर दिया था। सिस्टम को लग रहा था कि मैं मजे कर रहा हूँ, इसलिए नंबर नहीं गिरे। यही तो इस सिस्टम का बग था। तभी वेटर बिल लेकर आया। मैंने तुरंत भाई को फोन लगाया, ओ एक छोटे भाई, तेरा बार में फंस गया है, थोड़े पैसे भेज दे यार। उसने नाटक किया, भैया आप ऐसी जगह क्यों गए? पर अंदर ही अंदर वो खुश था। मैंने कहा, अरे प्रेशर बहुत है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, घर पर मत बताना, बस 10,000 भेज दे। उसने मुझे खुश करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी यानी 15,000 भेज दिए। उन पैसों से मैंने पूरा महीना उसी बार के केबिन में बिताया और जी भरकर अपनी तैयारी की। एग्जाम के एक दिन पहले जब मैं घर पहुंचा तो मेरी आंखें लाल थी और सिर पर स्कोर था 710। जिनझो ने बड़े प्यार से मुझे एडमिट कर दिया। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। तभी माँ की चिल्लाने की आवाज आई, बेशर्म, एग्जाम के टाइम पर घर आ रहा है, आता ही क्यों नहीं? मुझे पता था वो उससे ज्यादा प्यार करती है, पर फिर भी दिल में चोट तो लगी। तभी पिताजी ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाए, बेशर्म कहीं के, इतनी आफत मचाने के बाद भी तेरे चेहरे पर ये कमीनी हंसी है? अगर तेरी दादी ने जिद न की होती तो तुझे इस परीक्षा में बैठने के लायक भी न छोड़ता। मैंने अपना सिर बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरे कान को इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरी चीख निकल गई। दर्द के मारे मेरा शरीर तड़प उठा और जैसे ही मैंने खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारे, उन्होंने मेरे घुटने पर एक जोरदार लात मारी। मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा, पर उनका मन नहीं भरा था। लात घूंसों की तो जैसे बारिश होने लगी। मैंने कराहते हुए कहा, कल मेरा एग्जाम है, क्या आज ही मुझे मार डालना चाहते हो? वो दहाड़े, पूरा महीना बार में अय्याशी की है तूने, अब क्या खाक एग्जाम देगा? मुझे तो डर है कि तू वहाँ से कोई गंदी बीमारी न समेट लाया हो। उन्होंने मुझे लात मारकर कमरे के अंदर फेंक दिया और बोले, तू कहीं नहीं जाएगा,
तभी छोटे भाई जिंजो ने बीच बचाव का नाटक करते हुए कहा, पर पापा, दादी ने कहा था कि भैया को एग्जाम देना ही होगा, वरना। दादी का नाम सुनते ही पिताजी के पैर ठिठक गए। उन्होंने गुस्से में थूकते हुए कहा, ठीक है जा, वैसे भी वहाँ जाकर तू खानदान की नाक ही कटवाएगा। अगले दिन फटे हुए कान और नीले पड़े शरीर के साथ मुझे और जिंजो को एग्जाम सेंटर छोड़ा गया। पेपर खत्म होने के बाद जिंजो तो हवा में उड़ रहा था। बोला, इस बार तो फोड़ दिया, रिजल्ट वाले दिन बड़ी पार्टी करेंगे। माँ बाप भी उस पर जान छिड़क रहे थे। उन्होंने तय किया कि इस बार दादी को भी बुलाएंगे ताकि वो देख सके कि घर का असली चिराग कौन है। उसी वक्त मेरे सिर से वो फर्जी 710 का नंबर गायब हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, तैयार हो जा भाई, तेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। एग्जाम के बाद वो लोग वेकेशन पर चले गए। मैं अकेला था तो मैंने उस नंबर पर फोन किया जो मुझे रटा हुआ था। अंकल, वो जो मैथ्स की प्रॉब्लम आपने दी थी मैंने सॉल्व कर ली है। सामने वाला शख्स हैरान रह गया। वो एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड थे। उन्होंने तुरंत मुझे वहाँ बुला लिया। 1 महीना मैंने वहाँ पागलों की तरह काम किया और जिस दिन रिजल्ट आना था उनकी सरकारी गाड़ी मुझे सीधे पार्टी हॉल छोड़ने गई। हॉल के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोग मेरे भाई को घेरे खड़े थे। लोग कह रहे थे, वाह भाई, क्या किस्मत पाई है। दरअसल ये सब सिर्फ नंबरों के लिए नहीं था। दादी ने ऐलान किया था कि हम दोनों में से जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसे पूरी जायदाद और कंपनी का वारिस बनाया जाएगा। मैं सीधे दादी के पास गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, भरोसा है खुद पर? मैंने सिर झुकाकर कहा, दादी, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। पूरे घर में सिर्फ वही थी जो मुझसे प्यार करती थी। पिछले जन्म में जब मैं फेल हुआ था तो उन्हें इतना सदमा लगा कि 3 दिन बाद ही उनकी जान चली गई थी। दादी की मौत का वो मंजर मैं भूला नहीं था और इस बार मैं किसी भी कीमत पर उस हादसे को दोबारा नहीं होने दूंगा। तभी जिंजो चिल्लाया, भैया, आपने दादी को धोखा क्यों दिया? आप परीक्षा से पहले 1 महीने तक बार में अय्याशी कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे? दादी ने आप पर इतना भरोसा किया, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? उसने अपनी जेब से मेरी वो पुरानी तस्वीरें निकाली और सबके सामने लहरा दी। पिताजी की नफरत भरी नजरें तुरंत मुझ पर अटकी। वो बोले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। जिंजो के 700 नंबर आए हैं, मुझे तो लगता है तू उसके आधे भी नहीं ला पाएगा। आज के बाद ये पूरा बिजनेस तेरे भाई का है और तू बस टुकड़ों पर पलने वाला एक बेकार सा साया बनकर रह जाएगा। वहाँ आए मेहमान भी हवा का रुख भांप गए। एक बोला, अरे मैंने देखा है बड़े साहब को बार में बड़ी रंगीन मिजाजी दिखा रहे थे। बोर्ड्स तो गया इनका, छोटे बाबू को देखो 700 नंबर, ये तो सीधा टॉपर निकलेंगे। शेन खानदान का नाम अब जिंजो ही रोशन करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं और आप लोग पहले ही चाटना शुरू कर दिए। कहीं गलत इंसान को न चाट ले वरना जीभ छिल जाएगी। माँ चिल्लाई, ये कैसी बदतमीजी है? नंबर तो कूड़ा आए ही है, तमीज भी तेरे भाई जैसी नहीं है। लगता है शराब ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। पूरे हॉल में लोग मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पिताजी ने गुस्से में आकर अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार की चाबी मेज पर पटकी और बोले, अगर तूने जिंजो से ज्यादा नंबर लाए तो ये कार तेरी। मैंने उस चाबी को ऐसे देखा जैसे कोई कचरा हो। सिर्फ एक कार की चाबी? मुझे लगा था शेन साहब का कलेजा थोड़ा बड़ा होगा। अगर आपको अपने लाडले पर इतना ही भरोसा है तो क्या अपनी सारी जायदाद दाव पर लगाने की हिम्मत है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर लोग उकसाने लगे, अरे 700 नंबर आए हैं लड़के के, वो तो पक्का टॉप करेगा, लगा दीजिए दाव, ये आवारा क्या ही जीतेगा। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, लगता है शेन साहब को अपने चहेते बेटे पर खुद ही शक है। जुबान संभाल, तुझे क्या लगता है मैं डर गया? वकील को बुलाओ। पिताजी ने उसी वक्त एग्रीमेंट तैयार करवा दिया। शर्त तय हुई, जिसका कॉलेज बेहतर होगा दादी और पिताजी की सारी जायदाद उसी की होगी। तभी रिजल्ट की साइट खुली। जिंजो लपक कर कंप्यूटर पर गया। चलो मैं ही भैया को रास्ता दिखाता हूँ। उसने अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर चमक उठा 700 नंबर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पिताजी ने मेरी तरफ हिकारत से देखा। देख लिया, अब इस घर में कुत्ते की तरह दुम दबाकर रहना सीख ले। अगर मेरे लाडले को परेशान किया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैंने शांत होकर कहा, अभी मैंने चेक नहीं किया है, आपको कैसे पता कि मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा? माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ा। बेशर्म, जिंजो के जूते साफ करने की भी औकात नहीं है तेरी। जिंजो बोला, भैया हार मान लेना इतना मुश्किल है क्या? अगर तेरे नंबर मुझसे कम आए तो तुझे सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। उसने लैपटॉप मेरे सामने सरका दिया। अब दिखा अपनी औकात। सबकी सांसें रुकी हुई थी। मैंने अपना नंबर डाला और स्क्रीन पर लोड हुआ कुल अंक 50। एक पल की खामोशी और फिर ठहाकों का सैलाब आ गया। अरे 50 नंबर, इतना तो कोई आंख बंद करके भी ले आता। इसके दिमाग में तो भूसा भरा है। अच्छा हुआ इसे वारिस नहीं बनाया, वरना खानदान सड़क पर आ जाता। जिंजो तंज कसते हुए बोला, ये लो, ये है असली मजाक। चल अब घुटनों पर आजा, मैं तुझे किसी अच्छे पागल खाने भेज दूंगा, पर अगर तूने अच्छे से नाक रगड़ी तो शायद घर के पिछवाड़े रहने की जगह दे दूं। मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैंने साफ कहा। तो मैं तेरी मदद करता हूँ। जिंजो के इशारे पर बॉडीगार्ड ने मेरे घुटनों के पीछे जोर से लात मारी और मैं एक घुटने के बल नीचे गिर गया। मैंने दादी की तरफ देखा
पर उन्होंने निराश होकर अपना चेहरा फेर लिया। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा, दादी अभी एडमिशन का रिजल्ट नहीं आया है, कम नंबर का मतलब हार नहीं होता। ये सुनकर लोग और जोर से हंसने लगे। 50 नंबर वाला क्या एडमिशन लेगा घर बैठे यूनिवर्सिटी में? जिंजो ने अपना जूता मेरे चेहरे के पास लाकर मुझे जमीन में दबाने की कोशिश की और बोला, शेन येनजिंग, तू हमेशा एक कचरा ही रहेगा। अब देख, एडमिशन वाले आ रहे हैं। तभी हॉल के दरवाजे पर सूट बूट पहने कुछ गंभीर लोग नजर आए। जिंजो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उन लोगों ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वो वहाँ था ही नहीं। वो सीधे चलकर मेरे पास आए। सब दंग रह गए। लीडर ने मेरे सामने खड़े होकर कहा, नमस्ते येनजिंग जी, मैं नेशनल यूनिवर्सिटी का एडमिशन हेड हूँ। क्या आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जिंजो पागलों की तरह चिल्लाया, पागल हो गए हैं क्या आप? मैं हूँ वो 700 नंबर वाला, ये तो 50 नंबर वाला कचरा है। प्रोफेसर ने उसे झटक दिया, अपनी जुबान को लगाम दो। हम शेन येनजिंग को ढूंढ रहे हैं। इनके पास जो हुनर है वो किसी नंबर का मोहताज नहीं है। पिताजी और माँ के चेहरे का रंग उड़ गया था। प्रोफेसर ने आगे कहा, शेन येनजिंग नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस क्लास टैलेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इन्होंने वो गुत्थी सुलझाई है जो देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। इनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे इनके नंबर 0 ही क्यों न हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक पल में पासा पलट गया। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो अब तारीफों के पुल बांधने लगे। दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को पीछे धकेला और मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या ये सच है? हाँ दादी, मैं पिछले 1 साल से इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही हमें कामयाबी मिली। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। खेल अब खत्म होने वाला था। दादी की बात सुनकर हॉल में तो जैसे भूचाल आ गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वाह भाई, ये तो असली चमत्कार हो गया। शेन खानदान में तो साक्षात सरस्वती जी का वास है। एक साथ 2-2 खुशियाँ। मेहमानों की गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत देख मुझे हंसी आ गई। वही लोग जो अभी मुझे गाली दे रहे थे अब मेरी आरती उतारने को तैयार थे। तभी नेशनल यूनिवर्सिटी वाले सर की नजर पास में बुत बने खड़े जिंजो पर पड़ी। ओह, तो तुम हो वो 700 नंबर वाले जिंजो? जिंजो कुछ बोल पाता उससे पहले सर बोले, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। दोनों भाई एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रख पाएंगे। क्या ख्याल है? प्रेस वालों के कैमरों की लाइटें जिंजो के चेहरे पर चमकने लगी तो वो ऐसे भड़का जैसे किसी ने बिल्ली की दुम पर पैर रख दिया हो। मुझे नहीं जाना इसके साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये 50 नंबर वाला कचरा रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? इसमें पक्का कोई धांधली हुई है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों को ले रही है तो मुझे आपकी डिग्री पर शक है। सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन तभी भीड़ में से भी कुछ फुसफुसाहटें आने लगी। बात तो सही है यार, जिसके मैथ्स में सिंगल डिजिट नंबर हो वो इतना बड़ा मैथमेटिशियन कैसे हो सकता है? जरूर कुछ दाल में काला है। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, जब छोटे भाई और आप सबको इतना ही शक है और मुझे भी लग रहा है कि ये 50 नंबर वाला स्कोर कुछ अजीब है, तो क्यों न हम मेरा पेपर दोबारा रीचेक करवाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंजो पागलों की तरह चिल्लाया, पेपर चेक करने में बहुत टाइम लगता है, ये बस वक्त बर्बाद कर रहा है। जो चोर होता है वही ऐसी बातें करता है। अभी वो बोल ही रहा था कि एक रिपोर्टर ने अपना फोन उसके मुंह के पास कर दिया। छोटे शेन साहब, सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि जब भाई खुद कह रहा है कि चेक कर लो तो आप क्यों मिर्ची की तरह तड़प रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा पर अपनी जेब नहीं दिखाऊंगा। जिंजो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हककाते हुए बोला, मैं तो बस उसका मान रख रहा था। 50 नंबर वाला पेपर सबको दिखेगा तो बेइज्जती होगी ना। तभी यूनिवर्सिटी के हेड ने मेरी तरफ देखा। येनजिंग बेटा, क्या तुम सच में हाई लेवल रीचेकिंग चाहते हो? मैंने साफ लफ्जों में कहा, जी सर, बिल्कुल। देखना अब खुद ही गड्ढे में गिरेगा ये। पिताजी फुसफुसाए। तभी बड़ी स्क्रीन पर मेरा पेपर हाई डेफिनेशन में लोड हुआ। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई खाली या काटा पीटी वाला पेपर नहीं था। एक एक शब्द मोतियों की तरह सजा हुआ था और मुश्किल से मुश्किल सवाल के 3-3 अलग तरीके से हल लिखे हुए थे। वहाँ मौजूद टीचर्स पेपर देखते ही दंग रह गए। अरे, इसके तो सारे बड़े सवाल सही हैं। जो सबसे कठिन सवाल था उसे तो इसने 3 तरह से सॉल्व किया है। इसे 50 नंबर मिल ही नहीं सकते। तभी टेक एक्सपर्ट्स ने बताया, सर, सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई थी। येनजिंग का असली स्कोर 706 है। मैथ्स और साइंस में तो पूरे के पूरे नंबर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये तो असली हीरा है। बेचारे के साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाता। लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने कैमरे की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब सिस्टम मेरे साथ गलती कर सकता है तो मुझे शक है कि किसी और के 700 नंबरों में भी कोई चमत्कार तो नहीं छिपा। पिताजी झुंझलाकर बोले, अब बस भी कर। छोटा भाई हमेशा से पढ़ने में तेज था। अब तू अपनी जीत का मतलब ये मत निकाल कि उसे नीचा दिखाएगा। मैंने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, नियम यह है कि टॉप 50 बच्चों के नंबर सिस्टम तब तक नहीं दिखाता जब तक यूनिवर्सिटी वाले ना आ जाएं। फिर जिंजो के नंबर तुरंत कैसे दिख गए? क्या ये सिस्टम का दामाद है? सबकी आंखें खुल गई। हाँ भाई, ये तो गड़बड़ है। जिंजो का पेपर भी दिखाओ। जिंजो भागने की कोशिश करने लगा पर बॉडीगार्ड्स ने उसे दबोच लिया। जैसे ही स्क्रीन पर उसका पेपर आया लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
पेपर पर चिड़िया की टांगे बनी हुई थी और ज्यादातर हिस्सा खाली था। एडमिशन हेड का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। सिर्फ सोल्यूशन लिखकर छोड़ दिया है और नंबर 700। मशीन अंधी हो गई थी क्या? इसका असली स्कोर निकालो। मशीन ने हिसाब लगाया और स्क्रीन पर आया कुल अंक 133। 133 नंबर। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। यूनिवर्सिटी वालों ने तुरंत ऐलान कर दिया, शेन जिनझो को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं और इसकी शिकायत पुलिस में की जाएगी। जिनझो रोते हुए मेरे पैरों में गिर गया। भैया, आपने मुझे बर्बाद क्यों किया? मैंने कहा, अरे भाई, जांच तो तूने ही शुरू करवाई थी ना, अब खुद पर आग गिरी तो रो क्यों रहा है? माँ पागलों की तरह उसे बचाने दौड़ी और पिताजी फिर से मुझ पर हाथ उठाने आए। तूने अपने भाई को जेल भिजवा दिया, तू इंसान है या हैवान? तभी पुलिस अंदर आ गई। मैंने सीधे हाथ जोड़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं शेन जिनझो के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। इसने सिस्टम हैक करके डेटा के साथ छेड़छाड़ की है। पिताजी ने पुलिस के सामने भी अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की, पर पुलिस वालों ने उनके हाथ पीछे मरोड़ दिए। क्या कर रहे हो? क्या तुम भी जेल की हवा खाना चाहते हो? इंस्पेक्टर की कड़क आवाज ने उन्हें चुप कर दिया। उधर जिनझो का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो अभी भी झूठ बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब सिस्टम की गलती है। मैं उसके पास गया और धीरे से कहा, छोटे भाई, सच बता दे, सजा थोड़ी कम मिलेगी। पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। वो रोते बिलखते अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रहा था, पापा बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। माँ बाप ने वहाँ तमाशा शुरू कर दिया, जिसे देख दादी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को भी ले जाइए और जरा कायदे का पाठ पढ़ाइए, यहाँ ये बहुत शोर मचा रहे हैं। उनके जाते ही मैंने यूनिवर्सिटी का ऑफर साइन कर दिया। दादी ने उसी वक्त कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में दे दी। उनके खास सेक्रेटरी मेरे पास आए। सर, अब क्या हुक्म है? मैंने पिताजी की संपत्तियों की फाइल उठाई और कहा, ये सब अब मेरे नाम ट्रांसफर करो और मेरे महान पिताजी के सारे कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स इसी वक्त फ्रीज कर दो। अब से उन्हें कंपनी की फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगले एक हफ्ते में पूरा शहर मेरे कदमों में था। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वो अब ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। मैंने उन्हें माफ तो किया, पर काम किसी को नहीं दिया, क्योंकि सांप चाहे कितना भी दूध पी ले, डसना नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात अभी भी खटक रही थी कि जिनझो जैसा बुद्धू अकेले इतना बड़ा सिस्टम हैक नहीं कर सकता। तभी शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन वैन जिनिंग का बुलावा आया। वो लाल ड्रेस में कयामत लग रही थी। शेन साहब, मान गए आपको, उसने जाम टकराते हुए कहा। मैंने सीधा सवाल किया, तुमने ही जिनझो की मदद की थी ना? उसने मुस्कुराकर कहा, वो बस एक बिजनेस डील थी। उसने वादा किया था कि काम होने के बाद वो मुझे कंपनी से 300 करोड़ का फायदा पहुंचाएगा, पर वो तो कच्चा खिलाड़ी निकला। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें ये फाइल सौंपना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने वो फाइल खोली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कलेजा हलक को आ गया ये जानकर कि जिस औरत को मैं आज तक अपनी माँ समझता रहा, वो मेरी सगी माँ थी ही नहीं। ये राज गहरा था। मैं असल में अपने पिता की पहली पत्नी का बेटा था। जब मेरी सगी माँ प्रेग्नेंट थी, तभी पिताजी का चक्कर इस दूसरी औरत के साथ चल गया था। बेचारी मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वक्त से पहले ही मुझे जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। और मेरे पिता, उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी उस प्रेमिका से शादी कर ली, जो आज मेरी सौतेली माँ बनकर बैठी थी। अब समझ आया कि वो दोनों मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। अब समझ आया कि दादी उन दोनों को हमेशा शक की निगाह से क्यों देखती थी। वैन जिनिंग ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शेन साहब, मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर इस मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे किसी धोखेबाज के साथ रिश्तेदारी जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम कोर्ट में गवाही दो और जिनझो को पूरी तरह फंसा दो तो मैं तुम्हें नए प्रोजेक्ट में हिस्सा दे सकता हूँ। वैन जिनिंग एक शातिर खिलाड़ी थी। उसने तुरंत सौदा पक्का कर लिया। सबूत इतने पक्के थे कि जिनझो को कोई नहीं बचा पाया। उसे 2.5 साल की जेल हो गई। उन 2.5 सालों में मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि खानदानी बिजनेस को 4 गुना बढ़ा दिया। 2 साल बाद जब जिनझो जेल से बाहर आया तो उसके स्वागत के लिए कोई लग्जरी कार नहीं खड़ी थी। उसके सामने खड़े थे उसके अपने माँ बाप, जो अब पाई पाई को मोहताज हो चुके थे। पिताजी का बिजनेस छिन चुका था। वो दिन भर शराब के नशे में डूबे रहते और बात बात पर हाथ उठाते। जिनझो सीधा मेरे ऑफिस आया, हंगामा करने की कोशिश की, पर मेरे गार्ड्स ने उसे कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। अपनी ये हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सारा गुस्सा अपने माँ बाप पर निकालने लगा। वो चिल्लाया, सब आप लोगों की गलती है। बुढ़े बुढ़िया किसी काम के नहीं रहे, एक कंपनी तक नहीं बचा पाए और उस आवारा को मेरे सिर पर बैठा दिया। पिताजी का खून खौल उठा। उन्होंने उसे एक तमाचा जड़ा, अबे नमक हराम, हम इस हाल में किसकी वजह से हैं? तेरे ही नखरे तो उठाए थे। सौतेली माँ भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो पिताजी का मुंह नोचने लगी। घर में रोज कुश्ती और गाली गलौज होने लगी। पिताजी ने हार मानकर तलाक का फैसला कर लिया। वो कई बार दादी के पैर पकड़ने आए कि मुझे माफ कर दो, पर दादी ने उनके लिए दरवाजे कभी नहीं खोले। जिनझो को डर था
कि अगर बाप ने माँ को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। उसने कुछ गुंडों को पैसे दिए ताकि वो पिताजी को थोड़ा डरा सके और वो घर छोड़कर न जाएं। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी नशे में धुत थे और उन्होंने गुंडों से बदतमीजी कर दी। बात बढ़ी, धक्का मुक्की हुई और उन गुंडों ने पिताजी को छत से नीचे फेंक दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुंडे डर गए कि अब पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी, तो उन्होंने सारा इल्जाम जिंझो पर डालने की सोची। अगले ही दिन जिंझो की लाश एक गंदी गली में पड़ी मिली। उसे चाकुओं से गोद दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में उसने मुझे मरवाया था। हिसाब बराबर हो गया था। सौतेली माँ ने जब अपने पति और बेटे की लाश देखी तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो पागल हो गई और उसे उसी पागल खाने में भर्ती कराया गया जहाँ वो मुझे भेजने का सपना देख रही थी। जब ये खबरें मेरे पास पहुँची तब मैं सफेद फूलों का गुच्छा लिए अपनी सगी माँ की कब्र पर खड़ा था। कब्र पर लगी तस्वीर में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। सूरज की रोशनी उन ठंडे पत्थरों पर पड़ रही थी, जैसे माँ का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा हो। मैंने धीरे से कहा, माँ देखो, अब सब साफ हो गया है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था आज वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। हवा का एक झोंका पेड़ों से गुजरा, जैसे माँ ने चैन की सांस ली हो। मैंने अपना कोट ठीक किया और अपनी काली कार की तरफ बढ़ गया। मेरा इंतकाम पूरा हो चुका था। पुरानी कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी असली जिंदगी तो बस अब शुरू हुई थी।